हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट क्या है, ये एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है और ये कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कॉरपोरेट सोशल एक्टिविटीज़ जो है, इनमें ये कैसे कंट्रीब्यूशन देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। So National Green Tribunal Act NGT is an act to provide for the establishment of a national green tribunal for the effective and expeditious disposal of cases related to environment protection and conservation of forest and other natural resources. So ये जो NGT है, इट्स एन एक्ट। ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग नेचुरल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, एक नेचुरल ग्रीन ट्राइब्यूनल को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्रुप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये क्या करता है, इफेक्टिवली एक्सपेडिशियस डिस्पोजल करता है जो भी केसेस है रिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स टू रिलेटेड एनवायरनमेंट। अगर कोई रिलेटेड एनवायरनमेंट इश्यूज है तो वहाँ पे ये एनजीटी एनफोर्स करेगा लीगल राइट्स को। गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर। अगर कोई इंसान के लाइफ में अगर वो एनजीटी के तरफ जाता है एंड ही सेज कि मेरे घर के यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट को धक्का पहुंचा रहा है, मेरे लाइफ को थ्रेट है, मेरे घर को थ्रेट है बिकॉज ऑफ ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के कारण, तो रिलीफ देता है और उनको कंपनसेट करते हैं जो भी डैमेजेस हुआ, या तो पर्सन्स को या तो वो प्रॉपर्टी को, जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर्स है उनको। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट का कोई कनेक्शन हो तो ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उनको मदद करेगा, अदर वो सिविल केस हो जाएगा या फिर क्रिमिनल केस हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा अदर देन एनवायरनमेंट अगर कुछ रहा तो। इट वॉज इनेक्टेड अंडर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21। याद रखना है आपको, आर्टिकल 21 के अंडर ये इनैक्ट हुआ था, विच एश्योर्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एश्योर करते हैं सिटीजन्स को कि आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे। ठीक है, आपका वो हक है। सो दिस इज अ राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। ऑन October 18, 2010, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता बिकम इट्स फर्स्ट चेयरमैन। एनजीटी के पहले चेयरमैन बने लोकेश्वर सिंह पंटा। Currently, it is chaired by Justice Savant Kumar since 20 December 2012. Now, one thing, ये जो नाम है और ये जो डेट्स है ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, मैंने इसमें चेंज करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अब मुझे अपडेट करें कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के करंट जो जस्टिस है वो कौन है। ठीक है, करंटली कौन इसे चेयर करता है, कौन इसके चेयरमैन है 2020 में। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ताकि पता चले कि आप भी एक्टिव हो और आप भी खुद पढ़ाई कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट है कि सर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हम उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आएगा वो नोट डाउन किया जाएगा और उन्हें प्रॉपरली रिप्लाई भी किया जाएगा। The tribunal is mandated to make an endeavor for disposal of applications or appeal finally with 6 months of filing. So ये ट्राइब्यूनल क्या करता है, एक मैंडेटेड प्रोसीजर फॉलो करता है जहाँ पे वो डिस्पोजल करते हैं एप्लीकेशंस को और अपील को विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग। मतलब अगर आपने ट्राइब्यूनल्स को कोई भी एप्लीकेशन दिया, कंप्लेंट किए, तो वो 6 मंथ तक वो डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर वो केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, वैसे ही एनजीटी जो है इस कैपिटल स्टेट में बैठा रहता है और वहाँ पे ही उनका मेन ट्राइब्यूनल का सिटिंग होता है। दिस कोर्ट इज स्पेशल बिकॉज इंडिया इज द थर्ड कंट्री फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू हैव सच अ सिस्टम। ये भी अपडेट आप मुझे देना है कि इंडिया वाकई में थर्ड है या फिर इंडिया के बाद भी कोई कंट्री है जो ये स्पेशल कोर्ट उन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले नाम आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, फिर न्यूजीलैंड का एंड देन इंडिया का, और इसके बाद अगर कोई है
तो मुझे पूरा लिस्ट आप चाहे कॉपी पेस्ट करो या फिर टाइप करके सेंड करो, बट मुझे ये आंसर आप अपडेट करिए कि क्या और भी कंट्रीज है जिनके पास ये स्पेशल कोर्ट्स है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स के। अब नोटेबल ऑर्डर्स है। यमुना कंजर्वेशन जोन में एनजीटी ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे। ऑन अप्रैल 2014 द एनजीटी रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ 52 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ यमुना इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश एज अ कंजर्वेशन जोन। ठीक है, तो 52 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है यमुना, जो दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, दोनों के मिलता है ये पानी। ठीक है, तो 52 किलोमीटर का कंजर्वेशन जोन बने। अब ये कंजर्वेशन जोन बनने के बाद क्या होगा, जितनी भी गंदगी दिख रही है ना वहाँ पे, अगर आप करते हो कुछ गंदगी, कचरा फेंकते हो या फूल माला हार माला जो भी फेंकते हो आप, उस पर आपको बकायदा कायदे से आपको फाइन लगेगा। ठीक है, चाहे कोई भी हो वो। Ban on old diesel vehicles. An attempt to minimize air pollution in Delhi and NCR, PM 2.5 particles have reached alarming level. As per this order, 10 years old vehicle are not allowed to fly. अब जितने भी 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो अब नहीं चलेंगे ऑन रोड। उनका क्या होगा, डिसमेंटल किया जाएगा, उनको रीयूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 साल पुरानी गाड़ियां जो है वो नहीं चलेंगी अब रोड पे, बिकॉज वो जो है इतना सारा धुआं फेंकती है कि हम खड़े खड़े ही वहां पे निपट लेंगे। तो एनवायरनमेंट हमें निपटने से पहले हमें एनवायरनमेंट को निपटाना है, और इसलिए ये डिसीजन जो है, वर्डिक्ट जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर इको फ्रेंडली नेचर बनाने के लिए। और ये डिसीजंस कौन ले रहा है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो उनके कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट्स में दिल्ली में बैठकर काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ केसेस एनजीटी हैंडल्स, कौन सा टाइप्स के केसेस एनजीटी हैंडल करते हैं। टू थर्ड ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय एनजीटी रिलेट्स टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड पोल्यूशन। तो टू थर्ड जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और उनके असेसमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड होता है। 31% पोल्यूशन रिलेटेड होता है, 9% उनके लिमिटेशंस के ऊपर होता है, 7% कोस्टल जोन रेगुलेशन, जो कोस्टल यानी समुंदर किराने जो जोन है उनके रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। फिर नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, वेटलैंड्स, इनके ऊपर कुछ केसेस होते हैं तो वो लड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड लोकस स्टैंडी, पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है या पब्लिक एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई लिटिगेशन करती है तो उन पर वो केसेस हैंडल करता है। पब्लिक हियरिंग होती है 3%, फॉरेस्ट हियरिंग होती है 3%, और बाकी के मिसलेनियस जो केसेस है वो 4% होता है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट केसेस जो है वो 35% होता है। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अगर इन्वायरमेंट में कुछ हलचल हुई, उसका इम्पैक्ट अगर बहुत बड़ा होता है तो उस पर वो केस लड़ते हैं। सो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब ये इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी अलग टॉपिक है एनजीटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे अलग हेडलाइन में लिखिए, अलग हेडिंग दीजिए उसको, एक दो लाइन छोड़कर, एंड देन आपका जो भी नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करिए। सो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जब देखेंगे तो पहले देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। The ability of economies to maintain themselves when resources decline or become too expensive and when populations dependent on those resources are increasing। तो ये जो एबिलिटी है इकोनॉमिक्स की, जो मेंटेन करता है, देखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कंटिन्यूसली वो अपने एक लेवल को मेंटेन करना और उससे ऊपर जाने की कोशिश करना। तो इकोनॉमी भी वैसे ही हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है, व्हेन रिसोर्सेज डिक्लाइन और बिकम टू एक्सपेंसिव एंड पॉपुलेशंस डिपेंडेंट ऑन दोस रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग, सो हमें वो मेंटेन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमें होनी चाहिए। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे हम हमारे इकोनॉमिक को सस्टेन करते हैं वैसे ही एनवायरनमेंट को एक लेवल पे रखे और पोल्यूशंस कम करे, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम करे, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बढ़ाते जाए। द गोल ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, डेवलप करना है अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर को, और रिड्यूस करना है पोल्यूशन एंड हार्म टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये पोल्यूशन नेगेटिव है, एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली चीज़ें नेगेटिव है, उनको कम करना है, और नेचुरल रिसोर्स जो कंजर्व कर रहे हैं वो बढ़ाना है। अब
इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो द ग्लोबल इकोनॉमिक डिपेंड्स ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। ये ग्लोबल इकोनॉमी जो है नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आता है, अगर आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाना है तो आपको वो कल्टीवेट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल से लेके, फिर उसका फार्मिंग होगा, कल्टीवेशन होगा, सारे प्रोसेस होंगे। तो नेचर पे डिपेंडेंट है। अगर आप कोई केमिकल रिलेटेड काम करते हो तो आपको पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा। ठीक है, तो आपको रिसोर्स क्या है, वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा? नेचुरली मिलेगा, मैनमेड तो है नहीं, वो एनवायरमेंटल है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। एंड सिंक फॉर एमिशन, और एमिशन को सिंक करे। द एबिलिटी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज टू फुलफिल दिस रोल डिटरमाइंस हाउ फार पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एंड द इकोनॉमी एक्सपेंड्स। तो ये जो एबिलिटी है नेचुरल एनवायरनमेंट का, जो फुलफिल करे, अपने रोल्स को डिटरमाइन करे कि पॉपुलेशन जो है कितना बढ़ेगा और हमारा इकोनॉमी कितना एक्सपांड होगा, और उस हिसाब से एनवायरनमेंट को कैसे हम सस्टेन करें। अब देखिए, सोशल प्रोग्रेस है, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। उसमें सोशल एनवायरनमेंट आ गया और सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबिलिटी। अब देखते हैं सोशल प्रोग्रेस में क्या होता है। डाइवर्सिटी होती है, ह्यूमन राइट्स होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, हेल्थ, आइडेंटिटी, मीनिंग। ये सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप में देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, पोल्यूशन प्रिवेंशन, बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब देखेंगे तो कंजम्पशन पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एफिशिएंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। अब जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो देखिए, ये जो पोर्शन है ये सोशो एनवायरमेंटल पोर्शन है। तो सोशो एनवायरमेंटल बोलेंगे तो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर एंड ब्रीथेबल एयर, एनवायरमेंटल हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। तो ये सोशो और ये एनवायरमेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है जो इसमें छोटे छोटे सब पॉइंट्स में मेंशन की है। जब इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट की बात करें तो इको एनवायरमेंटल होना चाहिए। ये जो पोर्शन है सस्टेनेबिलिटी का, ये कहलाता है कि रिसोर्स जो है एफिशिएंसी होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए और पोल्यूशन रेगुलेट करने चाहिए। और जब इकोनॉमिक और सोशल की आती है तो सोशो इकोनॉमिक हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है आपका वो सोशो इकोनॉमिक में आता है। तो फेयर ट्रेड होना चाहिए, वर्कर्स राइट्स को आपको फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और बिजनेस एथिक्स को आपको काम करना चाहिए। ये तीन जो गैप्स है, ये तीन जो कनेक्शंस है, ये कहलाता है आपका सस्टेनेबिलिटी। और ये सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेट एक्सेलेंसेस। नया हेडिंग है, फिर से 4 लाइन छोड़कर लिख लीजिएगा, कॉर्पोरेट एक्सेलेंस। कॉर्पोरेट एक्सेलेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू आउटस्मार्ट कॉम्पिटिटर्स कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉर्पोरेट एक्सेलेंस डिफाइन करता है कि एबिलिटी है कंपनी की जो आउटस्मार्ट करेगा कॉम्पिटिटर्स को कंसिस्टेंटली। कॉम्पिटिटर्स से आगे चलेंगे हम, ठीक है, कंसिस्टेंटली, और उनको बीट करते रहेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ना सक्सेस होते जाते हैं, लेकिन एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करते जाते हैं और उनका ओवरऑल ग्रोथ होता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एक डायमेंशन में चलता है। सो सक्सेसफुल सक्सेस में बी ऑफ वन डायमेंशन बट एक्सलेंस इज ऑफ मल्टीपल डायमेंशनल इन द कंपनी। सक्सेस क्यों होता है? क्योंकि हम फाइनेंशियल गोल्स मेंटेन करते हैं, ऑपरेशनल गोल्स मेंटेन करते हैं, लेकिन एक्सलेंस जब बढ़ता है तो हम 360 डिग्री में सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ कैसे है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सेलेंसेस। अब कॉर्पोरेट एक्सेलेंसेस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट एक्सेलेंस चाहिए तो आपको ये प्रिंसिपल्स रूल्स को फॉलो करने पड़ता है। फेयरनेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ फेयर रहना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और टुगेदरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन और कंटिन्यूस फीडबैक होना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे वीडियोस कैसे भी आएंगे, आप कुछ बोलना नहीं, दैट इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कि कुछ करना है सर, इतने टाइम का ही वीडियो बनाओ, इतने टाइम तक ही नोट दो,
ठीक है, या फिर रेगुलर मत दो, अल्टरनेट डेज में दो, हमें तकलीफ होती है 6 6 सब्जेक्ट्स की। जो भी आपके कम्युनिकेशंस हो या फीडबैक हो, अगर मैंने कहा कि आप नहीं बताने चाहिए, देन दैट इज रेस्ट्रिक्टेड वर्ड। लेकिन यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड होगा तो हमें पता चलेगा ना कि आप खुश हो नहीं हो, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। सो अनरेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन होना चाहिए और कंटिन्यूस फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे, इसका मतलब आप मेरे सक्सेस को रोक रहे हो। क्योंकि फीडबैक दोगे तो मैं ग्रो करूँगा, उसे करेक्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो। फीडबैक आपको डेली देना है, कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि सर ये होना चाहिए, तो वो फीडबैक आप दे दीजिए। शेयरिंग हैप्पीनेस एंड कंसर्न्स, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस शेयर करना चाहिए और लोगों के कंसर्न्स को समझना चाहिए। शेयरिंग नॉलेज, सक्सेस स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, नॉलेज शेयर होनी चाहिए, सक्सेस स्टोरीज जो है वो शेयर होनी चाहिए और एक्सपीरियंसेस शेयर होने चाहिए। इससे लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिलता है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। हेल्पिंग ईच अदर राउंड द क्लॉक, जब भी काम करते हो राउंड द क्लॉक एक दूसरों को मदद करते रहिए। ये प्रिंसिपल है, तभी जाके आप एक्सेलेंट हो जाओगे। सो अगर पैंडमिक में किसी ने नोट्स नहीं लिखा है और आपके घर के 4 बिल्डिंग के बाद या फिर 4 ब्लॉक्स के बाद अगर वो रहते हैं और वो नोट्स मांगते हैं, तो उनको हेल्प करें, बिकॉज एक्सेलेंस है। देखिए, मदद करने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपका नुकसान हो रहा है उसको मदद करने में, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सोशली अगर आप मदद कर रहे हो तो फिर वो करना ही चाहिए आपको। ठीक है, चलिए। सो प्रोवाइडिंग PQRs, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सर्विसेज। अगेन दिस इज अ डिफरेंट हेडिंग, 4 लाइन छोड़कर फिर से ये हेडिंग को लिखिए। प्रोवाइडिंग PQR का मतलब है P फॉर प्रोडक्टिविटी, Q फॉर क्वालिटी, R फॉर रिलायबिलिटी एंड S फॉर सर्विस। सो प्रोडक्टिविटी में हमें नेशन एक्सपेक्ट करता है टू यूज रिसोर्सेज इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर। जो नेशन है हमारा वो एक्सपेक्ट करता है जो भी रिसोर्स आप यूज करोगे, प्रॉफिटेबल मैनर में यूज करो। ठीक है, और वो प्रॉफिटेबल मैनर में यूज करने के बाद क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है। सो देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो नेचर से हमें मिलता है। और अच्छे नेचर में अगर हमने वो उसे प्रोडक्ट कल्टीवेट किया या मैन्युफैक्चर किया, तो क्वालिटी हमेशा ही बेहतर रहेगी। रिलायबिलिटी, कंपनीज रिक्वायर ट्रस्ट इन एबिलिटीज एंड लॉयल्टी टू कंपनीज ऑल द टाइम। कंपनी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और एबिलिटीज जो है लोगों की, वो उन पर ट्रस्ट करे, और लोगों की लॉयल्टी भी जो है कंपनी के प्रति वो हमेशा रहेगी, ऐसा वो रिलायबल रहे। सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज विद कर्टसी एंड स्माइल इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। वैल्यू एडेड सर्विस होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए और स्माइल होनी चाहिए, और वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है। देखिए, अगर आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि सर ये XYZ प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपको ठीक से एंटरटेन नहीं किया, ठीक है, और आपके साथ मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, कर्टसी नहीं रखी, और इस सिचुएशन में हम सबको पता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत में जब ये वीडियो लेक्चर शुरू हुआ था। धीरे धीरे हमने अपने आप को संभाला और समझने लगे। तो कर्टसी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, एकदम अच्छे भावना से हम आपको एंटरटेन करें, ये आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू एडेड सर्विस मुझे देना है। अगर आप मुझे शाम को 6 बजे भी फ़ोन करोगे, अगर मैं फ्री हूँ तो रिसीव करूँगा, बात करूँगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक लिमिट होता है कि आप 10 बार फ़ोन करोगे, रिसीव नहीं कर रहे हो, इसलिए तो देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग, तो कोई भी चिढ़ जाएगा। सो 1 या 2 कॉल करके छोड़ दीजिए, कॉल बैक करेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए तो कॉल बैक हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू एडेड सर्विस होनी चाहिए और स्माइल और कर्टेसी के साथ होनी चाहिए। यूजिंग 3 C's, 3 C's का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कि इनोवेशन इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। 3 C's में क्या क्या चीज़ें होती है आपकी? क्रिएटिविटी होती है, कॉन्फिडेंस होती है और कम्युनिकेशन। ये 3 C's को आपको बरकरार रखना है। सो क्रिएटिविटी जब बात करोगे तो वहाँ पे इनोवेशन तो आएगा ही, और जब इनोवेशन आएगा तो हमें कुछ नया करने को एक स्कोप मिलेगा, एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, राइट? सो इनोवेशन इज द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जहाँ भी जाओगे इनोवेशन जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है, और वो इनोवेशन होना ज़रूरी है। सेकंड, कॉन्फिडेंस है, बिलीव इन योर सेल्फ।
यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस एब्सोल्युटली यू कैन डू इट। अगर आपको मैं बोलूँ कि एक हफ्ते में मैं आपको जो 10 वीडियोस मैंने बनाए उस रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, सो यू शुड से यस यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं सर, आप भेजिए हमें क्वेश्चंस, हम आपको आंसर्स देंगे। एब्सोल्युटली राइट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। देन कम्युनिकेशन, इट इज हाउ यू मेक पीपल नो अबाउट योर क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। देखिए अगर जब तक मैं आपको कम्युनिकेट ना करूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तक आपको वो चीज़ नहीं पता चलेगी। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो कॉम्पिटिशन्स के लिंक्स नहीं आते, दैट मीन्स कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, इट इज़ कम्युनिकेशन विच क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मेरे रिलेटेड, मेरे वीडियोस से रिलेटेड या फिर मेरे लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चिंता हो कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है मैं क्या कर रहे, आपको अगर कोई सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, चाहे वो आपके लिए हो या किसी और कॉलेज के फ्रेंड के लिए हो, तो क्या करना चाहिए, कुछ भी सजेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको रिप्लाई या फिर कॉल बैक लेट आता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसका ध्यान दीजिए, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी गुड। सो क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हर जगह में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब एक्सेलेंस की जब बात कर रहे थे तो हम लोग पहले सक्सेस, प्रॉफिट, मोटिवेशन, इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें आती है एक्सेलेंस में। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो। एनजीटी से हमने शुरुआत की, एक्सेलेंस की बात की, पीसीआर की बात की, पीक्यूआर की बात की, हमने 3 Cs की बात की, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की एक ही वीडियो में। आई होप आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, अगर आप हमारे कॉलेज से रिलेटेड नहीं हो, या फिर अगर कॉलेज से रिलेटेड हो तो व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। अगर वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपने सिर्फ 2 दोस्तों को और 2 दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब कर दे। सर के लिए यही मोटिवेशन है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग और कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।